हेलो दोस्तों, मैं जोगेंद्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल आपने देखा अपना दूसरा टॉपिक तब कंप्लीट हो गया था। आज तीसरा टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा भी होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। अब अगर आप आराम से पढ़ोगे, ढंग से अध्ययन करोगे तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अब प्रारंभ करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था। पहला क्वेश्चन यही उठता है कि ये राज्य व्यवस्था होती क्या है। अगर मैं अपन पढ़े राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य व्यवस्था का मतलब होता है दोस्तों कि राज्य प्लस व्यवस्था, अर्थात राज्य की व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जो प्रत्येक राज्य का जिसके द्वारा निर्माण होता है, एक राज्य की व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलाया जाता है, वो आपकी राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अभी व्यवस्थित नियम और कानूनों के द्वारा प्रत्येक राज्य को जो चलाया जाता है, राज्य का जो निर्माण किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी राज्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पहला आपका ये टॉपिक है, दूसरा आपका प्रशासनिक व्यवस्था आएगा। ठीक है दोस्तों, अब पहला टॉपिक प्रारंभ करते हैं, राज्य व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश में जो राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था के 3 अंग है। मतलब कहने का ये है कि जो मध्य प्रदेश की जो राज्य की व्यवस्था है वो आपके 3 अंग है। उसके क्या क्या है? राज्य विधायिका, ठीक है, कौन सा भी राज्य विधायिका, और राज्य न्यायपालिका, तीसरी आपकी कार्यपालिका। अब दोस्तों आपको ये भी पता है, इसी प्रकार ये राज्य की अंग है, लेकिन भारत के अंग है 3, आपको पता है क्या? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। इनके अकॉर्डिंग ही पूरा देश आपका चलता है। ठीक है, तो ये आपस में थोड़े कनेक्ट हैं, लेकिन अगर इन्हें आपस में अगर देखें तो इनके अलग एक सेपरेशन होता है। क्या होता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। अपने आप में तीनों की तीनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था का कार्य क्या होता है? पहले तो ये तो राज्य व्यवस्था क्या होती है, क्या करती है राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था है ना, इसमें आपकी जो राज्य विधायिका है, क्या दोस्तों? राज्य विधायिका, जैसे आप विधानमंडल बोलते हैं, और केंद्र में आपकी क्या होती है? संसद बोलते हैं। तो इसका क्या कार्य है? इसका कार्य दोस्तों ये होता है कि जो राज्य के जितने भी नियम कानून वगैरह होते हैं, नियम कानून सारे बनाने का जो काम है वो का राज्य विधायिका का है, मतलब आपकी विधानमंडल का है। केंद्र में जैसे आपकी संसद का होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन में। ठीक है, तीसरा उसका अंग आपको पता है राष्ट्रपति होता है। और ठीक है, ऐसे राज्य में विधानमंडल विधानसभा होती है, और मंत्रिपरिषद होती है, और राज्यपाल भी होता है। ठीक है, तो उन तीनों का कार्य क्या होता है कि मतलब एक राज्य से संबंधित एक नियम कानून वगैरह बनाना। ठीक है, नियम कानून आपकी ये बनाती है राज्य विधायिका ने। तो फिर उन नियम कानूनों को क्रियान्वयन कौन कराएगा, मतलब लागू कौन कराएगा? इसका कार्य होता है कार्यपालिका का। कार्य मतलब कार्य करती है, कार्य के द्वारा समझ में आ रहा है, कार्य माने कार्य करती है, तो उसका क्रियान्वयन करती है, देखती है कि ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लागू करने का कार्य कार्यपालिका का है। और आपकी न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका का आपका जो कार्य होता है, तो न्यायपालिका का कार्य होता है जो राज्य विधायिका ने कानून वगैरह बनाए, कार्यपालिका ने उनका क्रियान्वयन किया, तो उन सभी कार्यों की मतलब जो कानून थे उन कानूनों की व्याख्या करना आपकी न्यायपालिका का कार्य होता है। क्या होता है? व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य होता है। एक क्रम में तीनों की तीनों आपको लग रहा है कि ये जुड़े से हैं। एक ने कानून बनाया, दूसरे ने उसको लागू किया, तीसरे ने उसकी व्याख्या की। ठीक है, लेकिन ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि तीनों एक प्रकार से स्वतंत्र हैं अपन अपने क्षेत्र में। अब देखते हैं आपकी राज्य विधायिका। ठीक है, अब विधायिका देखते हैं, अब जैसे आपके केंद्र में संसद है, अब उसको देखते हैं। तो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 168, जो आपका 68 है, 168, वो आर्टिकल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधायिका होगी। ठीक है, क्या होगी? प्रत्येक राज्य में विधायिका। ठीक है, और जिसके 3 अंग होंगे आपके विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। अब ये भी आर्टिकल में दिया गया है 168 में कि जो विधान परिषद है वो पर्टिकुलर, ये जरूरी नहीं कि विधान परिषद बनाओ, अंग तो 2 ही है मुख्य रूप से, एक विधानसभा और राज्यपाल। लेकिन विधान परिषद जो राज्य अपने मतलब जो कुल मतों का 2/3 बहुमत से अगर विधान परिषद के लिए बिल पास करता है, तो ऐसी स्थिति में इस पर संसद विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है, और विघटन भी कर सकती है, उसका उन्मूलन भी कैसे करेगी? जब कोई भी राज्य 2/3 बहुमत से क्या करेगा? विधेयक पास करेगा तब। तो ठीक है, ये इसका कहने का मतलब ये है कि जो विधान परिषद है वो पूरी राज्य की स्वविवेक पर आधारित है। अगर वो चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकती है, अगर वो ना चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकती है। ठीक है, नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से आपको पता है कि आर्टिकल 79 है जो को आपके केंद्र के बारे में कहता है कि
जो संसद है ना, संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। तो इसका ही छोटा सा रूप प्रत्येक राज्य में होता है। जैसे कि जो राज्यसभा होती है, इसका पर्टिकुलर जो वही कार्य होता है जो कि आपकी विधान परिषद का होता है, ठीक है। तो ये विधानसभा है आपकी जो लोकसभा के समान होती है, राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है राज्य में, ठीक है, जो कि आपके केंद्र में कार्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अनुच्छेद 169 क्या कहता है। तो 169 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि विधान परिषद का गठन या उन्मूलन, जो गठन और उन्मूलन है ना, वो कौन करेगा आपका, वो आपका संसद करेगा। लेकिन कब करेगा संसद? संसद जब करेगा कि कोई भी राज्य अपने जो विधानमंडल है, मतलब जितने उसके एमएलए हैं, ठीक है, विधायक हैं, वो विधायक टोटल जितने भी उसके, जैसे कि मान के चलो आपके मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं, 230, तो उस 230 का 2/3 मतलब 75% आप निकाल लो, उतने विधायक एक विधेयक पास करेंगे। उस विधेयक के द्वारा ही संसद विधान परिषद का गठन या उन्मूलन कर सकती है। जो आपका आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद के बारे में, ठीक है। अब आर्टिकल 170 की अपन अगर बात करें तो आर्टिकल 170 क्या कहता है? आर्टिकल 170 कहता है कि विधानसभाओं का गठन किया जाएगा, मतलब विधानसभाओं के गठन से संबंधित है ये। तो आर्टिकल 170 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500 सदस्य होंगे। अधिकतम कितने? 500, और न्यूनतम 60 सदस्य, 60 विधायक होंगे। कितने होंगे? 60 सदस्य होंगे। 60 से कम नहीं होने चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 170 कहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि सर 60 से कम नहीं होंगे, 60 से कम तो आपके सिक्किम में है, गोवा में, सिक्किम में 32 है, गोवा में आपके 40 है, वो एक विशेष परिसीमन के द्वारा, एक परिसीमन मतलब कानून के द्वारा उन्हें विधानसभा का गठन किया गया उन राज्यों में। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर विशेष स्थितियों में विधानसभाओं का भी क्या कर सकती है? गठन कर सकती है, अगर 60 से सीटें कम है तो इस कारण वो विशेष परिस्थिति में अपवाद है, ठीक है दोस्तों। तो आपका 170 कहता है विधानसभा के गठन के बारे में, ठीक है। और आपका आर्टिकल 80 लोकसभा के बारे में कहता है, क्योंकि जो लोकसभा है ना वही आपकी विधानसभा एक जैसी है, ठीक है। आपके विधानसभा में जो इसकी योग्यता होती है वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, आपकी लोकसभा में भी यही योग्यता होती है, ठीक है। और लोकसभा में आर्टिकल 80 ये कहता है कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो 552 होगी, उससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। अब आप बात करें तो आर्टिकल 171 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 171 कहता है विधान परिषद के गठन के बारे में, ठीक है, जबकि आर्टिकल 81 आपका राज्यसभा के बारे में कहता है। तो विधान परिषद के गठन के बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 171 कहता है कि जो विधान परिषद का गठन किया जाएगा वो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 चाहिए। कितना चाहिए? 1/3। कितना चाहिए दोस्तों? 1/3 चाहिए, ठीक है, 1/3, 1/3 होने चाहिए। जैसे कि मान के चलो किसी विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो विधान परिषद में 100 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि 300 का 1/3 चाहिए आपको। तो ठीक है, ये आपकी विधान परिषद में एक आर्टिकल 171 में कहता है। और आर्टिकल 171 में कहता है कि 1/3 सदस्य हैं वो कैसे चुने जाएंगे, ये भी स्पष्ट रूप से कहता है कि जो सदस्य हैं उसका 1/3 तो आपके कैसे चुने जाएंगे? विधानसभाओं के एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे, और 1/3 आपके किसके द्वारा चुने जाएंगे? प्रत्येक जो राज्य ना अपना तो प्रत्येक जिला या नगर पालिकाओं के द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे। जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं में से 1/3। और 1/12 कितना? 1/12, 1/12 आपके जो सदस्य होंगे विधान परिषद में वो आपके कहाँ से आएंगे? वो आपकी ग्रेजुएट में से आएंगे, जो कि स्नातक हैं, जिन्हें यूजी किया है, 3 साल की डिग्री है उनके पास, उनमें से चुने जाएंगे, ठीक है। और 1/12 जो आपके सदस्य आएंगे वो आपके कहाँ से आएंगे? वो आपके आएंगे जिसने हायर सेकेंडरी में, स्नातक में 3 साल तक अध्यापक का कार्य किया है, ठीक है साथियों। और 1/6 सदस्य कहाँ से आएंगे आपके? वो आपका निर्वाचन करेगा राज्यपाल, राज्यपाल नामित करेगा उन्हें। और राज्यपाल नामित कैसे करेगा आप बताओ? जैसे राष्ट्रपति नामित करता है ना, कहाँ? राज्यसभा में। उसी प्रकार से विधान परिषद राज्यसभा के समान है, तो उसी प्रकार से राज्यपाल नामित करता है। वो कौन कौन से सदस्यों को करता है राज्यसभा में नामित? वो आपको पता है, कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से नियुक्त करता है। तो उसी प्रकार उन्हीं क्षेत्रों से विधान परिषद में नियुक्त करता है राज्यपाल आपका, ठीक है। और राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल 81 में दिया है कि राज्यसभा में का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा में आपको पता है आर्टिकल 81 में दिया है कि अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो आपकी कितनी है? 250 है, लेकिन वर्तमान आपकी
245 है। ठीक है, वो अधिकतम संख्या में से आपको ये बता के जो राज्यसभा में सदस्य होंगे वो 238 आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे राज्यसभा में, और 12 आपका नामकर्ता कौन, राज्यपाल, वो राष्ट्रपति, सॉरी। ठीक है, अब आर्टिकल अपने 172 देखते हैं। तो आपका जो अनुच्छेद है 172 क्या कहता है? आर्टिकल 172 कहता है कि राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल, मतलब कार्यकाल के बारे में स्पष्ट करता है कि जो राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद जिस राज्य में अगर है तो, अगर नहीं है तो केवल विधानसभा, तो उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, इसके बारे में स्पष्ट शब्दों में आर्टिकल 172 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 12 में लिखा है, 172 में लिखा है आपका, कौन सा, सॉरी 172 कहता है, ये कहता है कि जो विधानसभा है, विधानसभा आपकी लोकसभा के समान होती है, तो लोकसभा में कितने समय का कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का, तो विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। ठीक है, 5 वर्ष का, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होगा। और आर्टिकल 172 में ये कहता है कि जो आपकी जो विधान परिषद है वो आपका कौन सा है, अपर हाउस है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, जबकि विधानसभा को आपका क्या कहते हैं, लोअर हाउस। ठीक है, ये निम्न सदन होता है जो अस्थायी होता है, इसका विघटन किया जा सकता है। ठीक है, जो मतलब लोकसभा है वैसे ही आपका विधानसभा है, राज्यसभा है वैसे ही आपका विधान परिषद है। ठीक है, और इसमें कहता है कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, जैसे कि मान के चलो देश में आपातकाल की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, ये भी आर्टिकल 172 कहता है। मान के चलो देश में आपातकाल की स्थिति होगी, राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में चुनाव करा नहीं सकते, क्योंकि वो चुनाव की स्थिति में है नहीं कि आप चुनाव करा सको। ठीक है, तो उस स्थिति में ये 172 कहता है कि अधिकतम एक बार में 1 वर्ष के लिए आपका आपातकाल बढ़ाया, मतलब विधानसभा की जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल में तुरंत 1 साल बाद आपको 6 माह के अंदर फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल आपका 173 का कहता है, 173 आपका स्पष्ट शब्दों में कहता है, योग्यता के बारे में बताता है, किसके बारे में, योग्यताओं के बारे में। तो आर्टिकल 174 कहता है कि जो विधायक वगैरह हैं उनकी योग्यता क्या होंगी। ठीक है, तो वो कहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और विधान परिषद के लिए आपकी 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वो। ठीक है, तो आपका वो व्यक्ति क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। जैसे कि आर्टिकल 84 में आपके संसद के सदस्यों के बारे में कहता है, लोकसभा राज्यसभा की योग्यताओं के बारे में कहता है कि कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और आर्टिकल ये भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो सपोज दैट अगर जेल हो गई, ठीक है, तो इस स्थिति में चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जिस दिन से उसे जेल हुई है उस दिन से वो छूट कर आया है तो कम से कम 6 वर्ष, मतलब कब तक, 6 वर्ष, 6 वर्ष के बाद दोबारा से चुनाव लड़ सकता है, उससे पहले वो नहीं लड़ सकता। इसके बारे में भी कहता है। ठीक है साथियों, थोड़ा आगे देखते हैं। और आपका आर्टिकल 174 क्या कहता है, आर्टिकल 174 कहता है सत्ता अवसान और भंग के बारे में। तो इसके बारे में ये कहता है कि विधान में आपको पता है कि जो लोकसभा है ना, तो लोकसभा के जो आपको पता है जो लोकसभा है ना, लोकसभा के जो बहुमत दल का नेता होता है आपका, जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, सत्र अवसान भी कर देता है, सत्र को भंग भी कर देता है। उसी प्रकार से ये आपका राज्य में लागू होता है। तो आर्टिकल 174 कहता है कि राज्यपाल जो होती है मंत्रिपरिषद राज्य की, उसकी सलाह पर उसके द्वारा सत्र अवसान भी कर सकता है और सत्र को भंग भी कर सकता है पहले। ठीक है, मान के चलो, और अपने स्वविवेक के द्वारा भी प्रयोग कर सकता है कि ऐसी स्थिति उन्हें लगता है कि कोई भी दल अपना क्या कर सकता है, बहुमत साबित नहीं कर सकता है, उस स्थिति में सत्रों को क्या है, भंग वगैरह भी कर सकता है। तो आपकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। ठीक है, विघटन उसका कर सकता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि मान लो अगर कोई मुख्यमंत्री है, उसका अगर वो बहुमत खो गया अपने दल का, ठीक है, ऐसी स्थिति में वो अपना बहुमत साबित नहीं करना चाहता है और वो नहीं चाहता है कि दूसरा कोई सीएम बन जाए, तो वो इसी स्थिति में क्या कर सकता है, उस आपके जो विधानसभा है ना उसको भंग करवा सकता है, उसकी बैठक को भंग करवा सकता है। ठीक है, सत्र अवसान करवा सकता है, तो राज्यपाल कर देता है। ठीक है, आर्टिकल 175 का क्या कहता है, 175 कहता है कि राज्यपाल सदनों को संबोधित करता है, संदेश भेजता है। तो राज्यपाल क्या करता है, प्रत्येक वर्ष या फिर प्रथम सत्र को दोनों सदनों को संबोधित करता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संयुक्त
संयुक्त बैठक क्या करता है, संबोधित करता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा को संबोधित करता है, ठीक है। और एक संदेश भी भेजता है, वो क्या करता है, आपका संदेश भेजता है, जैसे केंद्र का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आर्टिकल 176 क्या कहता है आपका, 176 कहता है कि राज्यपाल प्राय विशेष संबोधन, तो राज्यपाल क्या करता है, इसमें विशेष संबोधन करता है, तो ये आपका संबोधन से ही रिलेटेड है दोनों। आपका आर्टिकल 177 आता है, 177 क्या कहता है कि सदनों से संबंधित मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। तो आर्टिकल 177 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो महाधिवक्ता वगैरह होते हैं, अटॉर्नी जनरल वगैरह, या मतलब ऐसे सदस्यों को जो नियुक्त करता है कौन, आपका राज्यपाल, केंद्र में आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो मंत्री वगैरह महाधिवक्ता वगैरह है ना, तो वे आपके दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। कोई समिति वगैरह बनाई गई है, आर्टिकल 177 कह रहा है कोई समिति वगैरह बनाई गई है तो उस समिति में भाग ले सकते हैं, कार्य वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये वोट नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते, ठीक है। अब विधान परिषद आपकी प्रेजेंट में कितने, 6 राज्यों में जिनका संगठन किया गया है और स्थित है। कौन से में, आंध्रा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में आपकी विधान परिषदों का गठन प्रेजेंट वर्तमान स्थिति में है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद गठन के बारे में 7वां जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जब आपके मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, उस समय अस्तित्व में था कि आप विधान परिषद बनाए, लेकिन कभी अस्तित्व में आई नहीं, बनाई नहीं गई, ठीक है। विधान परिषद, अगर विधान परिषद को अपन बारीकी से देखें ना, तो विधान परिषद के बारे में कई चुनौतियां भी हैं, कई तर्क भी हैं, ठीक है। कई आलोचक ये कहते हैं कि जो विधान परिषद होती है वो राज्य पर एक प्रकार से बोझ होती है, इसमें अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है, ठीक है। अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है कि मान लो अगर विधान परिषद का गठन किया तो उनको 200 करोड़ खर्च हो गया, तो उन्होंने बोला कि अतिरिक्त व्यर्थ में धन गया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि कोई विधेयक वगैरह अगर पास करना है तो एक सदन से जल्दी हो जाता है, आपको पता है। अब विधान परिषद में दूसरे सदन में जाएगा तो उस स्थिति में उसमें टाइम भी लगता है, ठीक है, देरी भी होती है, ये कई आलोचक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कई इसके जो सकारात्मक पक्ष हैं वे भी हैं। कई कहते हैं कि नहीं, विधान परिषद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विधान परिषद राज्यसभा के समान होती है। इसमें कौन होते हैं, इसमें एक अनुभवी व्यक्ति आते हैं, ठीक है। जैसे कि मान को चलो, अगर कोई विधानसभा में क्या व्यक्ति चुनकर आता है, वो अनुभवी इतना नहीं होता है, कई अनपढ़ भी आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो अनुभवी व्यक्तियों क्या होता है, एक सभा होती है, केंद्र होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर कोई विधेयक वगैरह अगर बनाया गया विधानसभा से, मान लो, तो उस स्थिति में अगर उसमें जो कोई खामियां वगैरह रहती हैं, कमी वगैरह रहती है, तो उसकी जांच करने के लिए विधान परिषद है, ठीक है। तो जिनसे उन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। और ऐसी स्थिति में ये भी होता है कि जो विधान की सभा है वो जल्दी में कोई गलत डिसीजन ना ले, ठीक है, उस पर थोड़ी रोक भी लगाती है, ठीक है, डिसीजन लेने में। तो ये आपके लिए सकारात्मक भी है, इसके पक्ष बहुत ज़्यादा सकारात्मक भी है। कई राज्यों ने इसको, आपको पता है, अपनाया भी, बनाया भी है, लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसे अभी लागू नहीं किया है, विधान परिषद नहीं बनाई है, ठीक है। तो वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद का गठन करे या ना करे, ठीक है साथियों। जी, मैंने आपको बता दिया है कि आर्टिकल 171 में स्पष्ट शब्द में दिया है कि नगर पालिका, आपका जिला बोर्ड, स्थानीय संस्था वगैरह, ठीक है, 1/3 सदस्य चुने जाएंगे, 1/3 आपके विधानसभा एमएलए द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 आपके यूजी विधानसभा क्षेत्रों से जो वोटर्स हों, वोटर्स मतलब जो वोटर लिस्ट में उसका नाम हो, वहाँ पर वोट करता, वोट देता हो। और 1/6 मैंने बताया राज्यपाल से, 1/12 आपके पता है 3 वर्ष से अध्यापक रहे हूँ, आपको बताइए। तो 1956 में 7वें संशोधन में विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव था, लेकिन अस्तित्व में नहीं आई, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है, तो इसका इतिहास क्या है। एक्चुअली में इसका जो इतिहास है वो कैसा है, क्या है विधानसभा जो बनी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी विधानसभा। आपका जो प्रेजेंट में इसका नाम है इंदिरा भवन, आपका भोपाल में स्थित है, तो ये कैसे बना, ठीक है। तो शुरुआत में देखते हैं केंद्रीय प्रांत विधान परिषद। जब आपका देश आज़ाद भी नहीं होता, उससे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति मैं आपको बता ही चुका हूँ सेकंड टॉपिक में, ठीक है, आपको अच्छी तरह पता ही है। तो केंद्रीय विधान परिषद स्थापना 8 नवंबर कब 1913 को हुई थी, कब केंद्रीय प्रांत विधान परिषद की। तो शुरुआत में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई 1913 में, तब उसे मध्य भारत कहते थे, आपको पता है, ठीक है, मध्य प्रदेश नाम नहीं था। तो स्थापना की गई थी। तो प्रथम निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विधान परिषद 1937 को चुनी गई। इसमें पहली बार क्या हुआ, निर्वाचित सदस्य, जिन सदस्यों को निर्वाचन हुआ, चुनकर आए थे, वो आपके सबसे पहले 1937 में आए।
उस समय सीपी और बरार, मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोविंस और बरार, जिसमें आप कितनी रियासत थी 15, जो सबसे बड़ा क्षेत्र था उस टाइम पे। तो इसमें सबसे अधिक सीटें भी थी, कितनी थी 184। उस टाइम पे मध्य भारत मैंने आपको बताया था ग्वालियर, जिसमें सिंधिया वंश का शासन था, उसके जस्ट नीचे होलकर, मैं बताया था होलकर वंश। तो अगर मध्य भारत था वो वाला क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। उसमें सीटें थी आपकी 79, और उसमें रियासत में भी मैंने आपको बताई थी कितनी थी 25, ठीक है। और भोपाल राज्य, भोपाल स्टेट के बारे में बताया था, केवल एक रियासत थी भोपाल, जिसमें से 23 सदस्य निर्वाचित हुए। जबकि विंध्य प्रदेश मैंने आपको बताई थी सबसे अधिक रियासत विंध्य प्रदेश में थी 38, उसमें से 48 सदस्य चुने गए। तो टोटल उस टाइम पे कितने सदस्य, 300, अगर कितने थे, लगभग 334। तो इंदिरा गांधी विधान भवन, इसका नाम कब पड़ा विधानसभा का, जो विधानसभा थी उसको पहले मिंटो हॉल कहते थे, उसका नाम इंदिरा गांधी विधान भवन पड़ा आपका 3 अगस्त 1996 को पड़ा था। कब पड़ा था, 3 अगस्त 1996 को। तो इसका उद्घाटन किया गया था। अब इससे पूर्व इसे देखते हैं तो मिंटो हॉल कहते थे। क्या कहते थे इसे, आपको मिंटो हॉल कहा जाता था, मिंटो हॉल कहते थे। अब मिंटो हॉल इसे क्यों कहते थे, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है 1909 की बात है, तो उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय एक तो आपके लॉर्ड मिंटो ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, और आपका जो भोपाल था वो एक नवाब के अधीन था। आपको बताया हमीदुल्लाह खान आपके नवाब भी थे, और वहाँ पे बेगम थी सुल्ताना जहाँ बेगम, जिनका शासन था, ठीक है। कौन सी आपकी, सुल्ताना जहाँ बेगम। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि लॉर्ड मिंटो हमारे एक अतिथि हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर लॉर्ड मिंटो अगर भोपाल आते हैं तो उन्हें हम किस जगह ठहराएंगे, कहाँ पर बैठाएंगे, उनके लिए कोई बैठने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उन्होंने महसूस किया, कमी महसूस की अतिथियों के लिए। तो उन्होंने क्या सोचा, उस समय लॉर्ड मिंटो बेच रहे थे, तो लॉर्ड मिंटो आने वाले थे, तो उन्होंने मिंटो के नाम पर ही क्या रख दिया, मिंटो हॉल बनवाया, एक मिंटो हॉल का निर्माण करवाया भोपाल में, ठीक है। वो किस लिए कराया गया था, लॉर्ड मिंटो के ठहरने के लिए, अन्य अतिथि वगैरह आते उनके लिए। तो उसको बनाने में कम से कम 1909 में उसकी शुरुआत की थी। 24 वर्ष का समय लगा था उस टाइम पे भी। कितने वर्ष लगे थे, 24 वर्ष। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब मिंटो हॉल को बनाने में 24 वर्ष लगी तो किस प्रकार से उसे डिजाइन किया गया था, कितना अद्भुत था वो, बहुत ही अद्भुत था वो, अनोखा था। उसमें 3 लाख रुपए का खर्चा आया था उस टाइम पे। कितना आया था आपका, 3 लाख रुपए का खर्चा आया था, ठीक है। आपके जो ब्रिटिश इंजीनियर थे उस समय AC रेवन थे, जिन्होंने जो मिंटो हॉल का मतलब डिजाइन वगैरह तैयार किया था, AC रेवन, ठीक है। अब जो मिंटो हॉल था ये बना दिया गया ठहरने के लिए, लेकिन ये बनाया गया मुख्य रूप से किसी के लिए, ठहरने अतिथियों के लिए। लेकिन मिंटो हॉल में बहुत सारे हॉल थे, ठीक है, बहुत बड़ा विस्तृत था, ठीक है। तो उसको इंटर कॉलेज, हिंदिया कॉलेज भी बना दिया गया बाद में, ठीक है, ठीक है। इंटर कॉलेज में लड़के पढ़ने लगे, हिंदिया कॉलेज भी बनाया गया, ये खेल कूद में उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। कई हॉलों को उसको होटलों में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अतिथियों की जगह वो दूसरे कामों में ज्यादा यूज होने लगा मिंटो हॉल, ठीक है। अब 1 नवंबर 1956 को आते आते क्या हुआ, जब विधानसभा के रूम में आपका देश आजाद हो गया था 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी हो चुका था, क्योंकि देश आजाद तो आपका 1947 में ही हो चुका था। तो जो मध्य प्रदेश था उसका जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ, ठीक है। तो विधानसभा भवन के रूम में ये आपका सामने आ जा, ठीक है। उन्होंने सोचा कि जो मिंटो हॉल है क्यों ना इसी को क्या बना दिया जाए, विधानसभा भवन के रूम में ही तब्दील कर दिया जाए, ठीक है, सरकार ने। तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले से लोकसभा अध्यक्ष थे आपके श्री बलराम जाखड़। कौन से थे, बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय के, जो 27 सितंबर 1984 से प्रारंभ किया था, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ थे, जिन्होंने शिलान्यास किया विधानसभा भवन का, किसका, मिंटो हॉल का। मिंटो हॉल को विधानसभा भवन में तब्दील करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक शानदार जगह थी, अच्छा था, ठीक है, उसमें हॉल भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने सोचा कि इसी को विधानसभा भवन बना दिया जाए, क्योंकि भोपाल में स्थित था ये। तो शिलान्यास किया उन्होंने, और उस समय इसमें 10 करोड़ रुपए लगाने का क्या किया, एक कॉन्टेक्ट पैदा किया कि इसको विधानसभा भवन बनाने में 10 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। 10 करोड़ रुपए का क्या कर दिया, एक तैयार कर दिया कि इतने रुपए से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। लेकिन कामकाज में रुकावट आती गई, क्योंकि धीरे धीरे उसमें काम हो रहा था, ठीक है। 17 सितंबर 1994 तक से प्रारंभ हो चुका था कार्य। इसमें कब से प्रारंभ हुआ था कार्य, 17 सितंबर 1984 से प्रारंभ हुआ, और जावड़ेकर ने आपको 1981 में क्या रखा था, शिलान्यास वगैरह किया था। तो इस कामकाज में रुकावट आई, तो इस कामकाज रुकावटों को देखकर फिर एक साधिकार समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई आपके लिए, साधिकार समिति, क्योंकि उसमें काम था बहुत धीरे धीरे चल रहा था, उस समय परिस्थितियों को ध्यान में देखकर, मतलब बहुत धीरे धीरे कार्य हो रहा था। तो रुकावट को सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना एक काम
अलग से समिति बनाई है जो जल्दी से जल्दी इसका कार्य कंप्लीट करे, तो साधिकार समिति बनाई गई आपके लिए, जिसने 1984 से का प्रारंभ किया, जो तो लगभग 10 वर्ष हो चुकी थी। तो इसने साधिकार समिति ने 1.5 महीने के अंदर आपका लगभग ये बनाकर तैयार कर दिया था। ठीक है, जो 8 माह मतलब मैंने बोला था 1.5 साल लगभग 8 माह में आपका बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसमें पैसे कितने लग गए थे? 54 करोड़ लग गए। कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का था, लेकिन पैसे 54 करोड़ लग गए, क्योंकि इसमें और ज्यादा फैसिलिटी, ठीक है, उसे अच्छी तरीके से डिजाइन वगैरह किया गया। ठीक है, इस प्रकार उसमें अधिक पैसे लगे, 54 करोड़ हुए। आप देखते हो इस टाइम पे सबसे पहले विधानसभा भवन के सामने आपको क्या दिखेगा? सूर्य कुंड दिखता है। ठीक है, सूर्य कुंड आपका स्थित है, प्रवेश द्वार पर ही है। जीवन वृक्ष विशाल पेंटिंग वगैरह की गई है, उसे अच्छी तरीके से डिजाइन और चित्रकारी भी की गई थी स्वर्गीय जनगढ़ श्यामदास द्वारा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी भवन इसका नाम फिर 3 अगस्त 1994 जब इसका उद्घाटन किया गया मिंटो हॉल का, तो उस समय आपके राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा ने इनका उद्घाटन किया और इंदिरा गांधी इसका भवन का नाम रख दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका इंदिरा गांधी भवन नाम पड़ा। इसका डिजाइन आपका चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। और इसे जीवन वृक्ष, इसके ऊपर आप देखोगे तो इस पर विशाल पेंटिंग वगैरह जीवन वृक्ष, ठीक है, नाम से। और इसे प्रवेश सूर्य कुंड अगर आप देखोगे ना विधानसभा भवन, तो सबसे पहले उसके सामने अगर आप देखोगे तो सूर्य कुंड आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, इसके 4 कोना आपको पेड़ वगैरह दिखाई देंगे, आदिवासी वगैरह चित्रकारी भी है उसमें। ठीक है, स्वर्गीय जनगढ़ श्याम दास ने चित्रकारी की थी। अब इस वास्तुकला को क्या दिया गया? आगा खान अवार्ड दिया गया था, आगा खान अवार्ड। तो जो आगा खान अवार्ड है वो एकदम विशाल वास्तुशिल्प जो कि अद्भुत डिजाइन किया था, अच्छी तरीके से किया था, जो कि बहुत ही रोचक होता है, उसे अवार्ड दिया जाता है वास्तुकार शिल्प के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत की गई थी आगा खान अवार्ड की आपकी 1977 से ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये आपका इंदिरा गांधी भवन था बाकी विधानसभा का। इस प्रकार से विधानसभा बना। अब बात करें अपन विधानसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है कि 230 प्लस 1 आरक्षित सीट है। टोटल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थित है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का निर्वाचन किया गया था 1957, जो देश आज़ाद हुआ। ठीक है, 1947 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया आपका 1956 में, उसके 1 साल बाद 1957 में आपका क्या किया गया था? निर्वाचन हुआ विधानसभा का पहली का, जो कि तत्कालीन भंग हो गई थी। लेकिन द्वितीय विधानसभा आपकी 1 अप्रैल 1957 को बनी। कब बनी थी? 1 अप्रैल 1957 को। उस समय से संख्या थी टोटल कितनी थी आपकी? 288 विधायक थे। ठीक है, अब 288 क्यों थे? पहले तो 334 थे। उसमें से आपको पता है कि बहुत सारा क्षेत्र आपका उधर चला गया था, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश वगैरह, इस कारण सीट संख्या घट गई। 288 थी 1956 से 1961 के मध्य, तो 1961 से 1970 के मध्य इसमें टोटल सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 294, क्योंकि जनसंख्या बड़ी होगी, जनसंख्या बड़ी तो सीटें भी बड़ी होंगी, क्योंकि ठीक है। अब अनुच्छेद आप इस समय आपकी 1961 से लेकर 2000 तक आपकी सीटें होंगी टोटल कितनी? 320 प्लस 1, 320 प्लस 1 हुई, जिसमें से आपका छत्तीसगढ़ 2000 का अलग हुआ, तो 90 सीटें लेकर मध्य प्रदेश में आपकी सीटें बची 230 प्लस 1 जो वर्तमान में स्थित हैं। और इन सीटों में से आपकी 35 SC की और 47 ST की क्या है? रिजर्व है इसकी, ST की। और रिजर्व क्यों की? क्योंकि अनुच्छेद 82 के अनुसार संसद ने पश्चिमन एक आयोग का गठन किया 2008 में, जिसके बाद में इसमें सीटों का रिजर्वेशन किया गया SC और ST के लिए। और सीट और रिजर्वेशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि SC और ST को क्या था, चुनकर सामान्य रूप से आते थे तो उनको समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था उनकी जनसंख्या के अनुसार। फिर ऐसी स्थिति में संसद वगैरह ने देखा कि SC और ST को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या किया उन्होंने? राज्य के विधानसभा में SC और ST की सीटें रिजर्व कर दी कि 35 और 47 सीटों पर सिर्फ SC और ST के लोग ही चुनकर आएंगे और कोई व्यक्ति इन पर चुनाव लड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रशिक्षण आयोग के द्वारा वो 2008 के किया गया था। और उसके बाद अस्तित्व में आ गई सीटें। इस प्रकार से देखते हैं आपके विधानसभा के पहले अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, जो आपको पता है सबसे पहले अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष भी आपके सबसे पहले विष्णु विनायक सरवटे बने थे। कौन बने थे आपके? विष्णु विनायक सरवटे। और श्री ईश्वर दास रोहणी आपके 11वें अध्यक्ष थे विधानसभा के, जो ऐसे अध्यक्ष थे जो पद पर ही रहते इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? ईश्वर दास रोहणी की। और ईश्वर दास जो रोहणी थे, जिनका जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ था, कराची में। ठीक है, जब जबलपुर से क्या थे विधायक वगैरह चुनकर आते थे, और इनकी जबलपुर में मृत्यु हुई 5 नवंबर 2013 को। ये BJP से रिलेटेड थे।
किससे संबंधित है? ईश्वरदास रोहाणी बीजेपी से थे जिनका पद पर रहती हुई मृत्यु हुई। श्रीनिवास तिवारी का 2018 में निवेदन हुआ, जिन्हें बिंद का शेर कहा जाता था क्योंकि रीवा क्षेत्र के थे, रीवा से चुनकर आते थे, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ये आपके 10वें विधानसभा अध्यक्ष थे, जिनका जन्म 1926 में रीवा में ही हुआ था। ठीक है साथियों, आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। इससे आगे अपन कल देखेंगे विधायिका या विधानसभा संबंधी अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है साथियों, आज यही कंप्लीट करते हैं टॉपिक। थैंक यू। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, अच्छी तरीके से अपना अध्ययन करें। ठीक है साथियों, अगर थोड़ी बहुत भी कमियां हो वीडियो में तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है साथियों, मेरी यही दुआ है कि आप अच्छी तरीके से और गहराई से अध्ययन करें विषय का, जिससे आप हमेशा हर एक एग्जाम में, चाहे पीएससी वगैरह हो, चाहे ऐसे वगैरह हो, सब में आप सफलता हासिल करो। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है साथियों, थैंक यू।